हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप कुशवाहा। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, बहुत ही बेसिक टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, जो कि हम 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, सो स्टीरियोआइसोमेरिज्म में होता क्या है? ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट मेटल सेंटर के अराउंड लिगेंड्स का रिलेटिव पोजीशन डिफरेंट हो, या फिर अलग अलग कंपाउंड्स का जो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो उनका ऑप्टिकल बिहेवियर डिफरेंट हो। ओके, तो दो केस हो सकते हैं, मेटल सेंटर के अराउंड लिगेंड्स का रिलेटिव पोजीशन डिफरेंट हो, सो दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी इज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले कंपाउंड्स का ऑप्टिकल बिहेवियर अलग अलग हो। ओके, सो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इन दो टॉपिक के अंदर हमको इस स्टीरियोआइसोमेरिज्म को डिस्कस करना है। टॉपिक पे हमें उसके पहले कुछ बेसिक प्रिपरेशन जो हमको इसका चाहिए होता है वो ये कि हम किसी कंपाउंड के आइसोमर तभी ड्रॉ कर पाएंगे जब उनका प्रॉपर शेप हमको पता हो। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ कंपाउंड्स का शेप होता है टेट्राहेड्रल, और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ कंपाउंड्स का शेप होता है स्क्वायर। तो अगर हमको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कोई कंपाउंड मिला है जिसमें बोलता है कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमर्स जो भी उसने पूछा होगा वो कितने होने वाले हैं, तो उसके लिए पहले हमको उस कंपाउंड का शेप निकालने आना चाहिए, उसके बाद फिर हमको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। ओके ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ दो टाइप का पॉसिबल होता है हाइब्रिडाइजेशन, या तो d2sp3 होगा या sp3d2, लेकिन ऑर्बिटल्स सेम ही इन्वॉल्व है, इसलिए दोनों ही केस में जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। तो इन तीन केसेस में हमको ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, स्क्वायर कॉम्प्लेक्सेस में और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ओके, ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग जो लिगेंड्स प्रेजेंट हैं उनका रिलेटिव पोजीशन डिफरेंट हो, तो वैसे केस में जो आइसोमर्स होते हैं वो कहलाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, सो पहला केस हम इसमें देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब इसमें अगर हम पॉसिबिलिटी खोजें तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं उनका रिलेटिव पोजीशन, मैं इनका एंगल देखूं तो भी 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा, इस लिगेंड का एंगल इसके साथ देखूं तो भी उतना ही होगा, इसके साथ भी इसके साथ भी, सभी लिगेंड्स का आपस में जो रिलेशन है, रिलेटिव पोजीशन है वो आइडेंटिकल है। तो अगर लिगेंड्स सभी अलग अलग भी हैं तो किसी को मैं कहीं भी चेंज करके लिखूं रिलेटिव पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम मैक्सिमम एक ही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, हमको कोई दूसरा उसका पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं देगा। ओके, सो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्ट्रक्चर वेरिएशन पॉसिबल नहीं होता है लिगेंड के रिलेटिव पोजीशन के बेस पे, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन में याद रखें, tetrahedral complexes do not exhibit geometrical isomerism. ओके, और जब भी इनमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो एक ही स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर पाएंगे, तो इसलिए वो हमेशा 1 होगा, चाहे लिगेंड्स सेम हो, चाहे कितना भी लिगेंड्स का वेरिएशन हो। ओके, सो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सर्च नहीं करना है। सेकेंड केस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ओके, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में फोर जो लिगेंड्स कोऑर्डिनेटेड होते हैं वो स्क्वायर प्लेन में होते हैं। ओके, लिगेंड का अपने एडजेसेंट एटम्स के साथ एंगल होता है 90 डिग्री का, और
दूसरे लिगेंड के साथ जो उसके जस्ट अपोजिट प्रेजेंट है उसका एंगल होता है 180 डिग्री का। टेट्राहेड्रल हमने देखा कि बॉन्ड एंगल एक ही टाइप का था, इसलिए लिगेंड्स का वेरिएशन पॉसिबल नहीं था उसमें। लेकिन हमारे पास इस स्क्वायर कॉम्प्लेक्स में क्योंकि दो टाइप के बॉन्ड एंगल प्रेजेंट है, इसलिए अगर लिगेंड डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंट हो तो हम उनका स्ट्रक्चरल वेरिएशन देख सकते हैं। ओके, केस स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक टर्म्स जो मैं यूज करूंगा वो बता दूं। इस पूरे टॉपिक भर में मैं स्मॉल लेटर्स में जो इंडिकेट करूंगा वो होंगे मोनोडेंटेड लिगेंड्स, ओके। कैपिटल में अगर मैं ए यूज करूंगा किसी लिगेंड के लिए टर्म, तो इसका मतलब मैं लिख रहा हूं उस लिगेंड को सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, और अगर हम ए बी यूज करते हैं तो दो डोनेटर हमारे पास है, ये होगा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड। आप लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन में जाएंगे, वहां पे आपको ये सभी लिगेंड्स डिटेल में दिखाई देंगे। ओके, ए टाइप में हम कॉमनली एग्जांपल लेते हैं ईएन ले सकते हैं, आप डीएमजी माइनस ले सकते हैं, एससी माइनस ले सकते हैं, बाइपिरिडिन ले सकते हैं, वो सब सिमेट्रिकल बाइडेंटेड कैटेगरी में है। अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड में मोस्ट कॉमनली हम लेते हैं ग्लाइसिनेटो GL1। ओके, और इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी हमारा होगा, अगर मेरे को ईएन को रिप्रेजेंट करना है तो मैं केवल इंडिकेट करूंगा उसके डोनर एटम्स को। ओके, सो दो एटम जो लोन पेयर डोनेट करते हैं वो नाइट्रोजन है, तो मैं ऐसे इंडिकेट कर लूंगा। Gly माइनस में एक एटम नाइट्रोजन है, दूसरा एटम ऑक्सीजन है। ओके, तो ये सब हम इंडिकेशन यूज करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर में। अब ध्यान रखेंगे इन चीजों को। स्मॉल लेटर्स से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स को, कैपिटल लेटर्स में अगर ए एक साथ यूज कर रहे हैं तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, ए भी यूज कर रहे हैं तो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड। ओके, सो स्क्वायर कलर कॉम्प्लेक्सेस फर्स्ट केस इसमें देखें Ma4। ओके, एक मेटल, चार लिगेंड, चारों सेम लिगेंड है। ओके, ये कंडीशन क्रिएट होने वाला है। एक हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। रिलेटिव पोजीशन हम किसी को कहीं भी रखें क्योंकि सभी लिगेंड सेम है, पोजीशन में कोई डिफरेंस क्रिएट होगा नहीं उनके रिलेटिव पोजीशंस में। ओके, तो Ma4 टाइप का मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्या होता है अगर ये Ma3b होता, Ma3b एक लिगेंड मैंने बी कर दिया। अभी इस बी का दो ए के साथ 90 का एंगल है और एक ए के साथ 180 का एंगल है। ओके, अगर इस बी को मैं यहां से उठा के यहां लिखता हूं तो ए यहां आ जाएगा। अब उस बी का वापस से दो ए के साथ 90 डिग्री का एंगल और एक ए के साथ 180 का एंगल, तो जैसा रिलेटिव ओरिएंटेशन पहले था वैसे ही बाद में भी होगा। क्लियर है, मतलब कि ये कंपाउंड पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ओके, Ma8 ट्वाइस बाइडेंटेड लिगेंड के साथ, इसमें क्या कंडीशन क्रिएट होगा? मैं एग्जांपल लिए बिना भी ए के फॉर्म में कर रहा हूं। ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। ओके, सभी दोनों एटम सेम है ए। अगर मैं किसी को हटा के कहीं भी किसी जगह पे रिप्लेस करता हूं तो उससे भी रिलेटिव पोजीशन में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। मतलब कि ये जो मैंने ऊपर में केसेस लिखे हुए हैं ये सब कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। क्लियर है, पहले हमने देखा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। अब यहाँ पे स्क्वायर कॉम्प्लेक्स का पहला केस हमने लिया है जिसमें Ma4 Ma3b या Ma8 का हमने केस देखा है जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता है। ओके, सेकंड केस, अब वो एग्जांपल्स लेते हैं जहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल सके हमको। Ma2b2, ठीक, एग्जांपल ले लेते हैं। Ma2b2 में मेटल प्लेटिनम, ए की जगह मैंने रख लिया NH3
बी की जगह रख लिया Cl, M A2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स हो गया। क्लियर है? इस केस में क्या दिखाई दे रहा है हमको, दो टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है, Cl आपस में 90 डिग्री पे, NH3 आपस में 90 डिग्री पे। ठीक, और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? अभी सेम लिगेंड कहीं पर भी 180 में नहीं आ रहे हैं, दोनों ही जगह पे कहां पे 90 डिग्री में, तो सेकंड पॉसिबिलिटी हम क्या बना सकते हैं, NH3 के 180 में NH3, Cl के 180 में Cl। तो ये दो हमारे पास आइसोमर इसमें बनते हैं और कोई तीसरी पॉसिबिलिटी इसमें हो नहीं सकती है। ठीक, मैं आगे चल के आपको शॉर्टकट में ड्रॉ करना सिखाऊंगा, और अगर आपने वो टर्म्स तरीका सीख लिया तो आपको इतना ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप मॉलिक्यूल को देखते ही बता सकते हैं कितने उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। ओके, अब नाम देख लें, जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं कि जब सेम ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं, एडजेसेंट कार्बन के सेम ग्रुप सेम साइड पे होते हैं तो वो सीस आइसोमर कहलाता है, और अगर वो अपोजिट साइड पे है तो ट्रांस आइसोमर। सेम हम रूल यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, जहां पे सेम लिगेंड 90 डिग्री पे होंगे वो सीस फॉर्म, और जहां पे सेम लिगेंड 180 डिग्री पे होंगे वो ट्रांस फॉर्म। क्लियर? और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर हमको काउंट करना है तो कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है? काउंटिंग इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। ठीक है, तीसरा केस MA2BC, तीन टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है। एग्जांपल मैं फिर से ले लूं, फर्स्ट स्ट्रक्चर तो आप कहीं से भी ड्रॉ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं A की जगह पे NH3 ले लिया, B की जगह पे Cl, C की जगह पे Br, ये कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा। क्लियर है? क्या क्या वेरिएशन हम इसमें ला सकते हैं रिलेटिव पोजीशन में। अभी क्या दिखाई दे रहा है हमको, NH3 के 180 में NH3 और एक NH3 के 180 में Cl। क्लियर है? सर अभी NH3 कहां पे 90 डिग्री पे, सेकंड पॉसिबिलिटी हम क्या बना सकते हैं कि NH3 कहां पे आ जाए 180 डिग्री पे। ओके, NH3 के 180 में मैंने NH3 लिख दिया, बाकी लिगेंड में Cl और Br को मैं कहां रखूं, तो देखें दोनों के साथ इनका एंगल 90 डिग्री का है, तो किसी को आप कहीं भी रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, Cl यहां Br यहां, आप जहां चाहें उसको कर लो। क्लियर है? और कोई तीसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि नहीं, आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। चलिए अब मैं बताता हूं कैसे हम लोग एक ही स्ट्रक्चर को बार-बार रिपीट करने से बचें। जब भी हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर फिगर कॉम्प्लेक्स, ये केस देखिए, ये केस मैं एक केस और बताऊंगा, उसको अप्लाई करेंगे हम इस चीज को। तो आप उस कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं कि जितने भी लिगेंड प्रेजेंट हैं उनमें से जो लिगेंड संख्या में कम है, जैसे यहाँ पे दो लिगेंड थे A2B2, दोनों की संख्या बराबर थी, तब किसी को भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे तीन टाइप के लिगेंड थे A2BC, A की संख्या 2 है, B अकेला है, C अकेला है, तो आप फोकस करो उस लिगेंड पे जिसकी संख्या कम है। ओके, तो यहाँ पे हम किसी को भी ले लिए, मान लो A को, ये NH3 को हमने फिक्स किया। अब केवल आप उसके 180 के एंगल पे फोकस करो कि 180 पे आप क्या वेरिएशन ला सकते हैं। क्या क्या ला सकते थे, 180 पे NH3 के साथ आप Cl को ला सकते थे, या 180 में इसके साथ आप NH3 को ला सकते थे, और हमारे पास कोई तीसरा लिगेंड था नहीं इसमें, इसलिए टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए, 2। ठीक है, इस वाले केस में आप B या C को पकड़ लीजिए, Cl को या Br को। चलिए मैं Cl को पकड़ता हूं, Cl को मैंने फिक्स किया। मेरे को देखना है कि मैं इसके 180 में कितना वेरिएशन ला सकता हूं, केवल इतना ही देखना है। तो Cl के 180 में मैं एक बार NH3 को ला सकता हूं, तीन लिगेंड हमारे पास है, और एक बार Br को ला सकता हूं, तो ये दो पॉसिबिलिटी इसमें बन जाती है। तो यहां पर भी टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए, 2। इसी रूल को हम तीसरे केस में अप्लाई करते हैं। जब चारों ही लिगेंड अलग हो, MABCD, क्लियर है? और मैं एक जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन ले रहा हूं, इसमें लोअर क्लास में आया हुआ था कभी, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन PT NH3 NH2OH PyCl प्लस इस, पूछा हुआ था कि इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए। मैंने बोला कि जिस लिगेंड की संख्या कम है उसको एक जगह पे फिक्स कीजिए स्क्वायर के प्लेन में, और वेरिएशन केवल उसके 180 के एंगल का देखिए,
कहीं और फोकस करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो आप डायरेक्टली बिना बना ही बिना ड्रॉ किए बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी भी लिगेंड संख्या बराबर है सबकी, एक को फिक्स कर दिए। मैंने मान लो NH3 को फिक्स किया, NH3 के 180 में किसको ला सकता हूं, NH2OH। पहली पॉसिबिलिटी हो गई, PY और Cl को जहां मैंने वहां लिख लीजिए, क्लियर है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, NH3 के 180 में PY को ले आऊं, बचे हुए लिगेंड्स को आप कहीं भी रख लीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और एक और पॉसिबिलिटी इसमें बन सकती है, NH3 के 180 में मैं किसको ले आऊं, Cl को, बाकी बचे हुए लिगेंड्स को कहीं भी रख सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे इसमें, 3। आप ड्रॉ नहीं भी करते तो यहीं से देख लीजिए, हमने एक को पकड़ा फिक्स किया, इसके 180 एक बार इसको रख सकते हैं एक आइसोमर, इसको रख सकते हैं दूसरा आइसोमर, इसको रख सकते हैं तीसरा आइसोमर। तो टोटल 3 ही आइसोमर बनने की पॉसिबिलिटी इसमें थी, क्लियर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के इतने केस हो सकते हैं, ठीक। पहला हमने क्या देखा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होता है। तो जब भी आपको टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल दिया जाए और पूछे इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे तो आपका आंसर होगा 1, ठीक। क्योंकि एक स्ट्रक्चर बना ही सकते हैं किसी मॉलिक्यूल का। स्क्वायर थ्योरम में ये केसेस हैं जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने काउंटिंग में आते हैं, 1। ये केस हमने देखा Ma2B2, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 हो गए, सिस ट्रांस। इस वाले में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 हो गए, इसका भी नाम आप सेम लिगेंड के बेस पे दे सकते हैं। सेम लिगेंड 90 पे है तो सिस, सेम लिगेंड 180 पे है तो ट्रांस। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे लिगेंड अलग अलग है सारे, वहां पे आपको सिस ट्रांस नाम देते नहीं बनेगा। तो आप नाम के पीछे बहुत नहीं भागेंगे, आपका मुख्य पर्पस है आप काउंट कर सके किसी कॉम्प्लेक्स में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, ओके। देन लास्ट केस, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा ऑक्टाहेड्रल में। रीजन ये है कि टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास टोटल 4 ही लिगेंड प्रेजेंट थे, तो वेरिएशन की पॉसिबिलिटी भी कम थी। ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास 6 लिगेंड है, 6 कोऑर्डिनेशन साइट है हमारे ऑक्टाहेड्रल में, तो वेरिएशन की पॉसिबिलिटी भी यहाँ बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको ज्यादा मिलते हैं और इसमें केसेस भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। वैरायटीज यहाँ पे काफी सारी हैं, तो एक एक करके हम थोड़ा देखते हैं और समझते हैं। आप सीक्वेंस में चलेंगे, नोट करते हुए जाएंगे तो इस टॉपिक को दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने मिस किया कॉन्सेप्ट को तो बुक से पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा कि काउंटिंग होती कैसे है, स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे होता है। आपको कुछ ना कुछ ट्रिक, कुछ टेक्निक्स बनाने पड़ते हैं इसमें, ओके। ध्यान से पढ़ देखेंगे। पहला केस, मैं फिर वो मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं जैसे कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एक जनरल स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर लूं। अगर सभी लिगेंड सेम है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, सभी लिगेंड सेम है, तो किसी को कहीं भी लिखूं उससे कोई वेरिएशन तो क्रिएट होगा नहीं, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। अगर 5 लिगेंड्स सेम है और एक डिफरेंट है तो क्या होगा, देखें। ऑक्टाहेड्रल के स्ट्रक्चर में ध्यान रखें थोड़ा सा आप लोग कि 180 के बॉन्ड को अगर आप हटा दें तो मॉलिक्यूल बन जाता है स्क्वायर प्लेनर। वो चाहे आप इस 180 को हटाएं, चाहे इस 180 को रिमूव करें, चाहे इसको, जो बचा हुआ सिस्टम होता है वो क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर, ओके। चलिए Ma5B, अगर मैं एक लिगेंड को B से रिप्लेस कर देता हूं, अभी क्या ओरिएंटेशन है, एक A के साथ 180 का एंगल है और बाकी 4 A के साथ 90 का एंगल है, क्योंकि B यहाँ पे ऐसे खड़ा है, क्लियर है। B यहाँ पे तो ऐसे नहीं है ना, B ऐसे है और A ऐसे बोर्ड के पीछे ये वाला, ठीक। तो इस B का 4A के साथ 90 का एंगल है और इस A के साथ जो बोर्ड के पीछे है जस्ट उसके साथ 180 का एंगल है। अगर मैं B को उठा के यहां से यहां रख देता हूं तब क्या होगा, इस B का एक A के साथ 180 का एंगल और बाकी 4 A के साथ फिर से 90 का एंगल। तो पहले का स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों ही क्या है, सेम, मतलब कि कोई वेरिएशन इसमें क्रिएट नहीं हो रहा है।
तो यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। इसके अलावा और केस हो सकते हैं इसमें, MAA थ्राइस, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अगर लिगेंड सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है तो आप सीक्वेंस को कैसा भी रखिए, और किसी को कैसे भी कहीं भी रिप्लेस कीजिए, मॉलिक्यूल चेंज नहीं होगा, रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होगा उनका। क्लियर है? तो इन तीन केसेस में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करते हैं। ठीक, जैसे टेट्राहेड्रल ने नहीं किया था, स्क्वायर में कुछ केस में नहीं किया था, वैसे ऑक्टाहेड्रल में कुछ केस हमारे पास हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केसेस में हम वो देखते हैं जिनमें आइसोमर्स बन सकते हैं या बनते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी MA4B2। अपने पूरे एग्जांपल करने में क्या करने वाला हूं, ऑक्टाहेड्रल के लिए मेटल में लेने वाला हूं कोबाल्ट, जहां पे A होगा मैं वहां पे NH3 लूंगा, B की जगह पे Cl लूंगा, जहां A होगा वहां पे एथिलीन डाइएमीन EN सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, और जहां पे AB होगा वहां पे ग्लाइसिन है। क्लियर है? और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट मैं मेंटेन करूंगा +3, क्योंकि उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 जिसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है वो। ओके, सो इसमें एग्जांपल ले लें। हमारा एग्जांपल हो गया CO NH3 Cl2 प्लस। जैसे हमने स्क्वायर पैनल में ड्रॉ करने के लिए ट्रिक्स बनाए थे कि आप एक लिगेंड जो संख्या में कम है उसको पहले फिक्स कीजिए एक जगह पे और उसके 180 का रिलेशन आप देखते रहिए, वैसे इससे भी हम एक टेक्निक बना के चलेंगे। जब हम ओरिएंटेड लिगेंड वाले केस देख रहे हैं तो आप उस लिगेंड पे फोकस करें जिसकी संख्या कम है। जैसे यहाँ पर कम संख्या में कौन है? Cl। ठीक है, इनकी संख्या कम है, आप उनको पहले कहीं भी 90 डिग्री में फिक्स कर दीजिए और बाकी बचे हुए पोजीशंस का वेरिएशन देख लीजिए कितना हम लिगेंड को वेरी कर सकते हैं। अगर वेरिएशन हो गया कंप्लीट तो उसके बाद फिर उस लिगेंड को जो कम संख्या पर उसको फिर 180 पे आप ले आइए, फिर वेरिएशन देखिए। ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो आप एक ही स्ट्रक्चर वाला ड्रॉ करने से बच जाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं एग्जांपल। पहला केस, तरीका मैंने क्या बोला कि जो लिगेंड संख्या में कम है उसको फिक्स कीजिए आप 90 डिग्री पे। ठीक, बाकी बचे हुए का वेरिएशन देखना है तो बाकी बचे हुए केवल NH3 हैं, तो NH3 को हटा के मैं अगर NH3 लगाता हूं तो कोई वेरिएशन तो क्रिएट हो नहीं रहा है। ठीक, तो जब Cl 90 पे होंगे तो एक आइसोमर बना, और इस Cl के रेस्पेक्ट में हम इसको बोल सकते हैं कि ये सिस फॉर्म है। क्लियर है? दूसरी अब क्या होगी, Cl को हम कहां ले जाएं? 180 पे, बाकी बचे हुए पोजीशंस पे NH3 हैं जिनको आपस में चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा NH3 को। क्लियर है? तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है, Cl के रिस्पेक्ट में ये आइसोमर क्या कहलाएगा? ट्रांस आइसोमर। तो ये पहला केस जो हमने देखा ऑक्टाहेड्रल में, इसमें दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इक्वल टू 2, एक सिस और दूसरा ट्रांस। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी MA3B3। ठीक, A लिगेंड 3 प्रेजेंट और B लिगेंड 3 प्रेजेंट है। इसमें एग्जांपल देखें, CO NH3 Cl3। ओके, इनका हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। यहाँ तो हमने बोला कि जो लिगेंड संख्या में कम है उसको पहले 90 पे करो, फिर वेरिएशन देखो, फिर 180 पे ले जाओ, फिर वेरिएशन देखो। यहाँ पे दोनों ही लिगेंड की संख्या बराबर है, दोनों 3 प्रेजेंट हैं, इनको हम कैसे ड्रॉ करें? ठीक, तो इनको भी ड्रॉ करने का अच्छा पैटर्न है, आप इनका स्ट्रक्चर पहले ऐसे स्टार्ट करो जिसमें सेम लिगेंड कहीं पे 180 पे ना है। सेम लिगेंड कहाँ पे? आपस में 90 डिग्री पे। पहला स्ट्रक्चर NH3 मैंने यहाँ रखा तो यहाँ नहीं रखूंगा क्योंकि मेरे को 180 पे नहीं लेके आना है। यहाँ NH3 रखा मैंने तो यहाँ नहीं रखूंगा, और यहाँ NH3 रखा तो यहाँ क्योंकि अब खत्म हो गया NH3, बाकी जगहों पर कौन आ गया? Cl। तो ये स्ट्रक्चर है जहाँ पे सेम
क्लियर है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में फेस कितने होते हैं? 8। ये हम जानते हैं, नाम ही उसका ऑक्टाहेड्रल। वो 8 फेस कैसे होते हैं? हर 3 लिगेंड को मिला के एक ट्रायंगुलर फेस बनता है। बस वो 3 लिगेंड ऐसे होने चाहिए जो आपस में कोई भी लिगेंड 180 के ना हो। जैसे इस ऊपर वाले NH3 के साथ हम कॉम्बिनेशन में किसको ले सकते हैं? इन दोनों को, तो एक ट्रायंगुलर फेस। फिर इस NH3 के साथ इन दोनों को दूसरा ट्रायंगुलर फेस। फिर इस NH3 के साथ इन दोनों को तीसरा ट्रायंगुलर फेस। इस NH3 के साथ इन दोनों को चौथा ट्रायंगुलर फेस। और एग्जैक्टली ऐसे ही 4 ट्रायंगुलर फेसेस कहां बनेंगे? प्लेन के पीछे, ठीक, जहां पे Cl के साथ हम रिलेशन देखेंगे। क्लियर? तो ये 8 फेसेस होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। इन 8 में से किसी भी फेस में अगर तीनों लिगेंड सेम आते हैं तो उस आइसोमर का नाम होता है फेशियल। जैसे यहां पे देखें, NH3 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 आपस में सब 90 पे हैं, तो एक फेस में आ जाएंगे। क्लियर है? तो ये कौन सा रिलेशन हो गया हमारा? फेशियल। दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसमें हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार आप सेम लिगेंड को 180 में ले आओ, किसी को भी, NH3 पर Cl को, बाकी फिर बचे हुए को जिसको जहां मन करे वहां रख लो, आपका स्ट्रक्चर बन जाता है। क्लियर है? तो NH3 आप किसी एक जगह पे रख दो, बाकी जगह पे Cl रख दो, ये दूसरा आइसोमर। अब इसके आठों फेस को अगर हम लोग चेक करें तो कोई भी ऐसा फेस हमको नहीं मिलेगा जिसमें तीनों लिगेंड सेम हो। जैसे यहाँ पे थे, इस फेस में ये तीनों सेम थे, इधर वाले फेस में ये तीनों सेम थे। क्लियर? यहाँ पे आप देखिए NH3 इसके साथ कॉम्बिनेशन में इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, कहीं पर भी तीनों सेम नहीं है। और वैसे ही इसके साथ आप वापस से देख सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें कहीं पर भी 8 फेस में कोई लिगेंड सेम नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे आइसोमर को हम बोलते हैं मेरिडियोनल। तो इस केस में भी हमको 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलते हैं। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होते हैं? क्लियर है? ये दोनों केस ध्यान रखेंगे, जहां पे मोर देन लिगेंड में एक लिगेंड 4 और दूसरा 2 है संख्या में, तो 2 आइसोमर, एक सीस और एक ट्रांस। जहां पे 3 लिगेंड बराबर हैं, वहां पे 2 ही आइसोमर, एक का नाम फेशियल, दूसरे का नाम मेरिडियोनल। क्लियर है? नेक्स्ट केस में आते हैं। कुछ बाइडेंटेड लिगेंड्स को भी लेके आते हैं पिक्चर में। MAB थ्राइस, ओके, इसमें एग्जांपल लेते हैं। AB वाले केस में बोला था मैंने क्या लेना? ग्लाइसिनेटो। इसको हम ड्रॉ करके देखें। ग्लाइसिनेटो में डोनर एटम होता है एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये मिलके बनते हैं ग्लाइसिनेटो। ठीक है? एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है ग्लाइसिनेटो का? ग्लाइसिन से बना हुआ है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड C डबल कोमाइनस, ये ग्लाइसिनेटो। एक तरफ दोनों एटम कौन है? नाइट्रोजन, लोन पेयर देता है, एक तरफ कौन है? ऑक्सीजन। क्लियर है? तो ऐसे ही नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन के साथ हमने क्या ले लिया? ऑक्सीजन, एक ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। फिर नाइट्रोजन के साथ क्या ले लिया? ऑक्सीजन। ये एक आइसोमर बना। इसका फिजिकल रिलेशन देखें और पिछले वाले केस से थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखें। वहां पे 3 NH3 थे और 3 Cl थे, और यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो थोड़ा सा रिजेम्बलेंस उस स्ट्रक्चर के साथ है इसका। तो उसी को अगर हम लोग अपना बेस माने तो एक केस जहां पे नाइट्रोजन 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 कहीं भी 180 पे नहीं आएंगे, वो वाला केस हमारा क्या होगा? फेशियल। और जहां पे 180 पे आ जाएंगे वो केस क्या बन जाएगा? मेरिडियोनल। जैसे इस केस को देखें, कहीं पर भी नाइट्रोजन 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 या ऑक्सीजन ऑक्सीजन 180 पे नहीं है। क्लियर है? तो ये हमारा कौन सा फॉर्म हो जाता है? फेशियल। क्योंकि अगर हम ये वाला फेस देखें ऊपर वाला इसके साथ, तो इस केस में एक में ये नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन, ये 3 आएंगे एक केस में, इसलिए फेशियल। मेरिडियोनल ड्रॉ करना आसान है, जैसा कि पीछे देखे थे। आप क्या करते हैं? केवल एक बार सेम लिगेंड को या सेम डोनर एटम को 180 पे रख देते हैं, अपने आप बन जाता है मेरिडियोनल। O N के साथ आ जाएगा O N के साथ, ये स्ट्रक्चर हो गया मेरिडियोनल।
क्लियर है? तो इस कॉम्प्लेक्स में भी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे? 2। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को ध्यान से ड्रॉ करना सीखने, जब ये सीख पाएंगे तो ही आप ऑप्टिकल आइसोमर्स बना सकते हैं। तो किसी मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए भी हमको उसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर चाहिए होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस में और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं। MA2B2C, थोड़ा सा कुछ और आसान वाले केस बच्चे हैं उनको देख लें पहले। A2 A4 A8 B2। ओके, हमने एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड लिया हुआ है और दो क्या लिए हुए हैं? आइडेंटिकल मोनोडेंटेड लिगेंड। ऐसे केस में क्या करेंगे, ध्यान दें, जहां पर भी दो मोनोडेंटेड और दो बाइडेंटेड लिगेंड होंगे तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए फिर वही पुराना पैटर्न अपनाएं, जो लिगेंड संख्या में कम हो उसको जगह पे फिक्स कर देना। ठीक, अगर संख्या बराबर है लिगेंड्स की, एक मोनोडेंटेड और एक बाइडेंटेड, तो आप फिक्स करें किसको? मोनोडेंटेड को। ओके, एग्जांपल इसमें ले लेते हैं CO En twice Cl2। ओके, हम किसको फिक्स करेंगे? Cl2। पहले कहां फिक्स किया? 90 डिग्री पे। बाकी जगहों पे En में नाइट्रोजन आएगा जो लोन पे डोनेट करता है। अब इसको यहाँ फिक्स करके मैं यहाँ से कोई वेरिएशन क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। तो अब एक और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या बचती है मेरी, कि मैं Cl को कहाँ ले जाऊँ? 180 पे, और बाकी जगहों पे En को रख दूँ। क्लियर? तो दो पॉसिबिलिटी बना, Cl के रेस्पेक्ट में फिर इसको आप सीस बोल सकते हैं और यहाँ पे Cl के रेस्पेक्ट में इसको क्या बोल सकते हैं? प्लस। ठीक, और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर हम लोग काउंट करें तो यहाँ पर भी कितने हैं? 2। तो ये हमने सब्सिक्वेंटली 3 केस देखे जहां पे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनते हैं? 2। पहला केस क्या था? MA4B2। सेकंड केस हमारा क्या था? MAB थ्राइस, और सॉरी सेकंड केस था हमारा MA3B3। थर्ड केस था MAB थ्राइस, और फोर्थ केस हमारा है MA8 ट्वाइस B2। ये 4 केस है जहां पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या कितनी होती है? 2। क्लियर? तो अच्छा और आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ आइसोमर्स जिसमें हमको थोड़े और ज्यादा मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट केस MA2B2C2। तीन टाइप के मोनोडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसका हमको ड्रॉ करना है कितने पॉसिबल इसमें वेरिएशंस हो सकते हैं। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, मेटल की जगह कोबाल्ट, A की जगह पे NH3 ट्वाइस, मैं Py ले लेता हूं तो लिखना आसान होगा मेरे को Cl2। चलिए ये कॉम्प्लेक्स है, पैटर्न वही फॉलो करेंगे, जो लिगेंड संख्या में कम है उसको पहले 90 में फिक्स करेंगे। सभी की संख्या बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी पकड़ो 90 में फिक्स करो। चलिए 90 में मैंने Cl को फिक्स किया, आप किसी और को भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बाकी जगहों पे आप वेरिएशन देखना है। ठीक है, तो वेरिएशन क्या हो सकता है? NH3 को मैंने यहाँ रखा, इसके 180 में मैंने NH3 को रखा, बाकी Py सीक्वेंस क्या था? मैंने पहले ये रखा, फिर मैंने इस लाइन को कंप्लीट किया, फिर मैंने यहाँ पे रखा। जहाँ पे लास्ट में आपने पहुंचा है वहां से आप वेरिएशन के बारे में सोचना स्टार्ट कीजिए। इसको चेंज करने में कुछ वेरिएशन क्रिएट होगा क्या? नहीं होगा। इनको आपस में चेंज करने में वेरिएशन क्रिएट होगा क्या? नहीं होगा। ओके, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? फिर क्रॉस वेरिएशन। ठीक, मतलब कि NH3 के नीचे आप इसको ला सकते हैं Py को, Cl को वहीं फिक्स रखेंगे, NH3 के साथ 180 में कौन आ गया? Py। यहाँ पे आप कहीं भी रख दो NH3 Py, क्योंकि एंगल सेम ही है दोनों जगहों पे।
एक ये पॉसिबिलिटी हो गई। तो इस लाइन में देखें NH3 आ चुका है, NH3 आ चुका है। एक और पॉसिबिलिटी हमारी क्या बचती है कि इस लाइन में हम किसको रखें, TY को, और यहाँ पे हम किसको रख दें, NH3। ये तीन पॉसिबिलिटी बनी जब हमने Cl को कहाँ फिक्स किया हुआ है, 90 डिग्री पे। क्लियर है? अब 90 वाले वेरिएशन खत्म हो गए, तो अगला हम क्या करते हैं, हमेशा की तरह फिर लिगेंड को 180 में फिक्स करते हैं, और 180 में जैसे ही फिक्स करते हैं तो बचा हुआ पार्ट हमारा क्या बन जाता है, स्क्वायर पेलर। और उसमें ड्रॉ करने का बड़ा आसान तरीका हमने सीखा हुआ है कि एक को फिक्स कर दो एक जगह पे और उसके 180 का रिलेशन देख लो। ठीक है, तो एक बार मैं NH3 के 180 में NH3 को ला सकता हूँ, बाकी दो जगह पे TY आ जाएंगे, और एक बार मैं क्या कर सकता हूँ, NH3 के 180 में TY को ला सकता हूँ, बाकी जगह पे NH3 और TY आ जाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना वेरिएशन इस कॉम्प्लेक्स में पॉसिबल होगा। क्लियर है? हमको हर बार शेष ट्रांस या फेशियल मॉड्यूल नाम देते नहीं बनता है, तो आप नाम को उतना फोकस न करें, आपको काउंटिंग से मतलब है। ओके, तो इस कॉम्प्लेक्स में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं, 5। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट केस देखते हैं। M AB2C2 दो अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड है, और हमारे पास दो क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड। तरीका ड्रॉ करने का वही होगा कि हम किसको फिक्स करेंगे, 90 पे मोनोडेंटेड लिगेंड को। क्लियर है? उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, वेरिएशन देखेंगे। ठीक, क्या कर सकते हैं इसमें और देखें, एग्जांपल ले लेते हैं, CO Gl by twice Cl2। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम Cl को फिक्स करेंगे। Gl में क्या है, एक एटम नाइट्रोजन है, एक एटम ऑक्सीजन है, तो वही फिर इसकी वाली पॉसिबिलिटीज हमारी क्रिएट हो जाएंगी। N के 180 में N को रख सकता हूं मैं, दूसरी पॉसिबिलिटी N के 180 में O को रख सकता हूं। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी O और O को 180 में रख सकता हूं। ये तीन पॉसिबिलिटी जैसे यहां बने थे वैसे ही जब हमने Cl को 90 में फिक्स किया हुआ है। ठीक, फिर 180 में ले जाएंगे, 180 में ले जाएंगे तो फिर N के 180 में N को ला सकता हूं मैं, और आखिरी केस जो है उसके हिसाब से N के 180 में O को ला सकता हूं। इतनी पॉसिबिलिटी इनकी ड्रॉ हो गई। यहां भी देखें टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो कितने बनते हैं, 5। ठीक, अगर आपने इतने कॉम्प्लेक्सेस का ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ कर लिया है तो आप इसके बाद आपको कोई भी केस मिलता है उसका आसानी से ड्रॉ कर लेंगे। जैसे फ्रीक्वेंटली हम केस देखते हैं, जो भी आप करना चाहें, एग्जांपल आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं किस टाइप का आपको केस करना होगा। चलिए, बहुत सारे केस और बन सकते हैं, कुछ और केस देख लेते हैं इसके। M AB C2D। ओके, या पहले A वाला देख लो, पहले आसान केस से स्टार्ट करते हैं, AA C2D2। ठीक है, एक हमारे पास सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, और हमारे पास दो टाइप के क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड, दोनों की संख्या 2 है। ठीक, जब भी कोई बाइडेंटेड लिगेंड किसी कॉम्प्लेक्स में अकेला हो तो ड्रॉ करने का बड़ा सिंपल तरीका होता है कि पहले आप उसको एक जगह 90 में फिक्स कर दो और अंत तक उसको वहां से आप मत छेड़ो। आपको उसका पोजीशन चेंज आखिरी तक नहीं करना है।
क्लियर है? क्योंकि ये जो लिगेंड है वो 180 पे तो जा नहीं सकते हैं। एग्जांपल दे देते हैं इसमें CO EN NH3 + Cl2। ठीक, हमने EN को एक बार फिक्स कर दिया, अब इसको हम यहां से नहीं छेड़ेंगे। बाकी वेरिएशन क्या हो सकता है? फिर NH3 के 180 में NH3, बाकी जगह पे ClCl। दूसरी पॉसिबिलिटी NH3 के 180 में Cl, बाकी जगहों पे कहीं भी NH3Cl लिख दो। और तीसरी पॉसिबिलिटी 180 में ClCl NH3 इसको तो आप वहां से चेंज कर नहीं सकते हैं, तो जितना पॉसिबिलिटी है वो कंप्लीट हो गया। तो इस कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए? 3। आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं आप इस केस को। चलिए कुछ और रैंडमली कुछ केस देख लें, लगता है कि कुछ डिफिकल्ट होगा तो आप उसको ट्राई कर लीजिए। आप कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे वर्स्ट केस क्या बन सकता है कि सभी 6 लिगेंड अलग अलग हों। इससे बुरा केस क्या बनेगा ड्रॉ करने के लिए? क्योंकि वेरिएशन की बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो जाएगी इसमें, लेकिन हम कॉन्सेप्ट को अपना यूज करेंगे तो इसका भी हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, इसको हम लास्ट में करेंगे। अभी एक और केस देखते हैं, उसके पहले MAB C2B। ओके, एग्जांपल लेते हैं CO Gl NH3 + Cl2। ओके, चलिए तरीका वही रहेगा। अगर बाइडेंटेड लिगेंड अकेला है तो उसको एक बार एक जगह फिक्स कर दो, फिर उसको छूना ही मत वहां से आखिरी तक। ठीक है, बाकी वेरिएशन आपको केवल चेक करना है। Gly में एक एटम नाइट्रोजन, एक एटम ऑक्सीजन फिक्स कर दिया। ठीक है, और पहली बार में फ्रीक्वेंटली हमने यहाँ पे किसी को भी लिख लिया, जैसे लिखते थे NH3 के 180 में NH3 को ले आए और यहाँ पे Cl को ले आए। पहले ये रखे, फिर ये रखे, फिर ये रखे। अभी तक यहाँ के एटम सेम हुआ करते थे, यहाँ पे डिफरेंट है। तो जब यहाँ पे डिफरेंट एटम्स होंगे तो आपको इनका वेरिएशन भी अलग अलग हो सकता है कि मिले, अगर ये दोनों डिफरेंट होंगे। अभी ClCl है, पलट दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये अलग होंगे तो पलटने पे रिलेटिव ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी तो एक ये स्ट्रक्चर हुआ जिसमें NH3 NH3 180 पे है। दूसरा पॉसिबिलिटी आप 180 में ClCl को ले आइए, यहाँ पे NH3 NH3 हो जाएंगे। इनको चेंज करोगे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी NH3 के 180 में Cl। अब यहाँ पे जो लिगेंड प्रेजेंट है वो डिफरेंट है, ये दोनों N के 180 पे Cl है और O के 180 पे NH3 है। क्लियर है? अगर मैं इसको पलटता हूँ तो रिलेटिव ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, रिलेटिव पोजीशन डिफरेंट आएगा, तो वो भी एक हमको अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर एटम सेम रहे तो इनके वेरिएशन से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ के एटम डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है तो इनको चेंज करने पे एक नया ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्रिएट हो जाता है। ओके, सो N के साथ O NH3 Cl, यहाँ पे हो जाएगा Cl और NH3। तो पिछले केस के कंपैरिजन में यहाँ पे हमको एक एक्स्ट्रा आइसोमर दिखाई देता है। क्लियर? टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए? 4। ठीक है, बहुत सारे केस हमने देख लिए हैं। मैंने बोला सबसे वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि सभी लिगेंड आपको डिफरेंट है। ठीक, देखते हैं अगर सभी लिगेंड डिफरेंट होते हैं तो हम उसको ड्रॉ कर पाते हैं कि नहीं, ड्रॉ करने में कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि नहीं। अगर आपने कोई ट्रिक्स यूज नहीं किए हैं ड्रॉ करने में तो जब लिगेंड्स का वेरिएशन बढ़ेगा तो हम एक ही स्ट्रक्चर को बार बार ड्रॉ करते रहते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। ये बहुत बड़ी परेशानी है इस आइसोमेरिज्म के साथ जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? तो उससे बचना है तो मैंने जो सीक्वेंस जहां जहां बताया हुआ, जो पैटर्न बताया उसको आप फॉलो करेंगे।
जैसे क्या पैटर्न था, अगर हम स्क्वायर कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, जो लिगेंड संख्या में कम है उसको फिक्स कर दो एक जगह पे और उसके 180 का वेरिएशन देखते जाओ। क्लियर है? ऑक्टाहेड्रल में क्या करना है, अगर हम केवल मोनोडेंटेड लिगेंड का केस देख रहे हैं तो जो लिगेंड संख्या में कम है उसको 90 में फिक्स करो, ठीक, बाकी जगहों का वेरिएशन फिर देखते चलो। जब वो वेरिएशन हो जाए तो फिर उन सेम लिगेंड को 180 पे ले जाओ और फिर बाकी जगह का वेरिएशन देखो। अगर हमारे कॉम्प्लेक्स में दो मोनोडेंटेड और दो बाइडेंटेड लिगेंड है तो अब फिक्स करने वाला काम किसको करोगे, मोनोडेंटेड को। क्लियर है? एक बार 90 पे फिर वेरिएशन, फिर 180 पे फिर वेरिएशन। ओके, अगर बाइडेंटेड लिगेंड अकेला प्रेजेंट है और बाकी जितने लिगेंड हैं चारों मोनोडेंटेड है तो उस केस में आप क्या करेंगे, बाइडेंटेड को एक जगह पे फिक्स कर देंगे, उसको वहां से आप नहीं छुएंगे फिर आखिरी तक और बाकी जगह पे वेरिएशन आप देखते रहेंगे। क्लियर है? जहां पे हम लोग वैसा केस देखते हैं जहां पे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, तो जहां पे वो अलग अलग एटम होंगे, अगर उनके जस्ट अपोजिट में भी एटम अलग अलग है तो उनको भी पलटने पे एक नया आइसोमर क्रिएट होता है। इतनी बातों का ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो लास्ट केस हम देख रहे हैं जिसमें सभी लिगेंड डिफरेंट हो, सिक्स लिगेंड है सभी अलग अलग है। देखते हैं कितना, मैंने बोला जो लिगेंड संख्या में कम होंगे उनको 90 में फिक्स करना है, मतलब दो लिगेंड हमको चाहिए 90 में फिक्स करने के लिए, ठीक, क्योंकि यहाँ पे सभी अलग अलग है। तो आप उन दो लिगेंड को पकड़ लो, कौन सा दो का आप सेट चाहते हो, तो आप AB को पकड़ लो, पहले 90 में फिक्स करोगे और बाकी जगहों का पूरा वेरिएशन देखोगे। जब वेरिएशन सारे खत्म हो जाएंगे तब फिर कहीं जाके आप A और B को 180 बनाने का सोचेंगे, तभी आप इसका स्ट्रक्चर बना पाएंगे। ओके, ट्राई करके देखें। चलिए AB को हमने फिक्स किया, ठीक, यहां रखा C, यहां रखा D, यहां पे रखा E, यहां रखा F। मैंने बोला कि आखिरी में जहां पे पहुंचते हैं सेट में वहां पे चेंज करके वेरिएशन पहले चेक करेंगे, तो सभी अलग अलग है, मैं इसको चेंज करूंगा तो डेफिनेटली रिलेशन चेंज होगा। तो अगले स्ट्रक्चर में मैं बाकी सब कुछ सेम रखूंगा, बस इन लिगेंड्स को मैं पलट दूंगा, फिर नया आइसोमर बनेंगे, ठीक। तो जब AB 90 पे है, C और D 180 पे है तो दो आइसोमर, ठीक। अब C और D के 180 का वेरिएशन वाला खत्म हो गया, अब C के साथ 180 में किसको लाऊंगा, E को, D की जगह पे अब E को, क्योंकि बाकी वेरिएशन तो हो गया हमारा, ठीक। तो A और B को तो अभी हमको छेड़ना नहीं है, A और B वहीं रहेंगे। अब C के साथ 180 पे आ गया E, बाकी यहाँ पे कौन आ गया, D और F। आप इनको यहीं पे रखिए, इनको पलटिए जैसे यहाँ पे किए थे, एक नया स्ट्रक्चर C के साथ E, यहाँ पे F और यहाँ पे क्या हो जाएगा D, ठीक। तो C के साथ E वाले दो स्ट्रक्चर बन गए जैसे C के साथ D वाले बने थे। अब C के साथ आप किसको ले आए, A और B को तो आप छूने का सोचिए मत जब तक वेरिएशन खत्म ना हो जाए। C के साथ आप E के बाद किसको ले आए, F को। बाकी जगहों पे क्या हो गया, D और E। फिर अगले स्ट्रक्चर में क्या करना है आपको पता है, पिछले दो केस में करते आ रहे हैं। C के साथ F वहीं रहेगा, यहाँ पे T आ जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा, क्लियर। तो C और D 180 वाला वेरिएशन हो गया, C और D 180 वाला जो वेरिएशन था दो हो गया, C और E का वेरिएशन हो गया, C और F का वेरिएशन हो गया, जो 180 वाला केस था। अब 180 पे हम C के साथ तो सब बुला चुके हैं, अब अगला हम चेक करेंगे D के साथ। A और B को वहीं रखें, C के साथ वेरिएशन खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पे रखूंगा D को, यहाँ मैं किसको रख सकता हूँ, तो लिगेंड कौन कौन बचे मेरे पास, C, E और F। D के साथ C का 180 का रिलेशन ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे C और D 180 वाला, तो C छूट गया, अब C वाला वेरिएशन नहीं करेंगे हम। आगे इसके साथ लेके आएंगे हम, D के साथ कौन आएगा, E, जगहों पर क्या आ जाएगा, C और F। अगला क्या करते हैं आप जानते हैं, उसी को रिपीट करना है, A और B वहीं, C के साथ E, यहाँ पे F और यहाँ पे C, ठीक। D के साथ E वाला वेरिएशन हो गया। अगले केस में आप क्या करेंगे, C के साथ F को ले आइए, ठीक। यहाँ पे कौन आ जाएंगे, D और E। फिर जो वेरिएशन करते हैं वही फिर से एक बार कर लिए, A और B, C के साथ F रहेगा, यहाँ पे
ई और यहाँ पे डी। तो अब क्या कर दिया मैं, सॉरी, डी के साथ ओके, डी के साथ ई, सी एफ एफ सी, डी के साथ एफ सी ई ई सी। ओके, अब डी के साथ सी भी आ चुका 180 में, ई भी आ चुका, एफ भी आ चुका, ये खत्म हो गया। तो अब हम डी को रिप्लेस करते हैं ई से, डी की जगह पे आ गया ई। अब ई का 180 का रिलेशन सी के साथ हो चुका था, यहाँ पे डी के साथ भी हो गया, केवल बचा किसके साथ है, एफ के साथ। तो ई के साथ यहाँ पे एफ, यहाँ पे आ जाएंगे सी और डी, और एक बार जो केस हम देखते हैं कॉमनली चल रहा है पलटने वाला, ई के साथ यहाँ पे एफ, यहाँ पे डी और यहाँ पे सी। तो ये हमने देखा कि जब ए और बी 90 पे होंगे तो हम कैसे कैसे वेरी कर सकते हैं। अब इस लाइन में फोकस करते हुए चल रहे हैं, जब हमने ए बी को फिक्स कर दिया है, ठीक, क्या किया हमने, सी के साथ बी, सी के साथ ई का वेरिएशन, सी के साथ एफ के वेरिएशन, उसके बाद फिर सी वाला खत्म हुआ तो डी के साथ ई का, डी के साथ एफ का, ये भी खत्म हो गया, तो फिर लास्ट में ई के साथ एफ का। तो इतने स्ट्रक्चर तब बने जब ए और बी कहां पे थे, 90 डिग्री पे। ठीक, अब आखिरी काम हमारा क्या बचा है, क्योंकि ए और बी 90 वाले सारे वेरिएशन खत्म हो गए, तो अब ए और बी को हम कहां ले जाएंगे, 180 पे। जैसे ही 180 पे इसको फिक्स कर दिए तो बाकी बचा हुआ इसका क्या हो गया, स्क्वायर पेयर, और उसमें ड्रॉ करने का तरीका क्या था, एक को फिक्स करो और 180 का वेरिएशन देखो। ठीक, बाकी करना ही नहीं है कुछ। तो सी के साथ एक बार मैं डी को ला सकता हूं, सी के साथ ई आ सकता है, और सी के साथ कौन आ सकता है, एफ। बाकी बचे हुए जगह पे जो बचे हुए एलिमेंट्स उनको भर दीजिए। तो इतने आइसोमर पॉसिबल होते हैं इस मॉलिक्यूल के, सबसे अधिक संख्या में यही पॉसिबल था बनना। काउंट करने के बाद कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए, 15। अगर आपने एक केस ड्रॉ करना सीख लिया है तो बाकी सारे केस आपको बच्चों के खेल जैसे लगेंगे। क्लियर है, अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, विजुअलाइज करना है आपको, वेरिएशन क्रिएट करना है, अच्छा ब्रेन एक्सरसाइज भी है, तो आप इसको वेरिएशन प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारा कंप्लीट होता है। इसके अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। वो ड्रॉ, उसको समझने के लिए हमको हर केस का वापस से क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्लियर है, तो उस लेक्चर को देखने के पहले आप ये सारे केसेस जो मैंने अभी बोर्ड में बताए हुए हैं उनका फिर से एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस कर लेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर आपको इसके कंपैरिजन में ज्यादा आसान लगेगा। क्लियर है, चलिए इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, कहीं पे कोई डाउट होता है तो क्लियर करने के लिए आप हमको मैसेज रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप डाउट लेके आ सकते हैं। क्लियर है, उस डाउट को क्लियर कराने की कोशिश हम करेंगे आपको ऑनलाइन। ओके, थैंक यू।